गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और आने वाले टाइम में भी आपका पेपर बेहद ही अच्छा जाएगा। देखो, आज का पेपर मैथ्स वाला सेक्शन तो ओवरऑल इजी ही रहा है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जाके आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस ऐसा ध्यान रखना है कि रीजनिंग का कोई ऐसा सवाल ना हो जो आपका टाइम वेस्ट कर दे। इससे क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे जानबूझ के सेट किए जाते हैं भाई, ऐसा नहीं मैथ्स में सेट नहीं किया गया होगा, मैथ्स में भी वैसा सवाल सेट किया गया होगा, लेकिन जो बच गए होंगे ना उन्हीं का पेपर अच्छा गया होगा। जैसे मैं बोलूँ 30 सवाल हैं तो 2-3 सवाल डिफिकल्ट है, 27-28 सवाल इजी है, तो पेपर आसान हो गया और सभी लोग अच्छा अटेम्प्ट करके आए। अगर होता ये कि 5, 7, 8 या फिर 10 सवाल डिफिकल्ट हो जाते हैं तो ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी आसान में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, फिर भी पेपर खराब हो जाता है। रीज़न क्या है समझते हो? रीज़न ये होता है ना कि आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग नहीं आता है। तो चाहे आप रीजनिंग दे रहे हो, चाहे आप मैथ दे रहे हो, आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए। आर्ट ऑफ स्कीपिंग। जब मैं अपना पेपर देकर आया था तो ये सब बातें बहुत अच्छे से बताया था लास्ट ईयर। उसके बाद से तो बहुत सारे लोग चीज़ों को इसी तरीक़ा से रिप्रेजेंट करने लगे हैं। आपको पता चलेगा कि जो पेपर देता है और पेपर को एक्सपीरियंस करता है हॉल में, उसको ही ये सब प्रॉब्लम पता होती है कि कहाँ से, किस पॉइंट पर, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना होता है। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। आई होप आप लोग मानेंगे, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं और बाद में फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं, भैया आप ये बोले थे तो मैं ऐसे कर दिया, सर आप ये बोले थे मैं ऐसे कर दी। जैसे एक अभी आज दिन में एक क्या मतलब बात तो बहुत लोगों से किया, एक जो मेरे को सबसे यूनिक लगा वो बोला सेक्शन 1 ना मैं 11 मिनट पहले सबमिट कर दिया था, राजस्थान का बच्चा है। तो ऐसे भी लोग हैं जो सेक्शन 1 को 10 मिनट 15 मिनट पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हो उनका लेवल क्या होगा, उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की होगी, उनका मोटिवेशन कैसा होगा। तो आपको उनसे लर्न करना है। कि ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे प्लेनेट से आते हैं, वो भी यहीं से है, यहीं से पढ़ रहे हैं, मेरे से ही पढ़ रहे हैं। तो आप भी उस तरीक़ा से पढ़ो, उतनी चीज़ों को ग्रैस्प करने का कोशिश करो जिससे आप भी पेपर को इन टाइम सॉल्व कर पाओ। ऑन टाइम कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग इन टाइम करेंगे और कुछ लोगों का टाइम कम पड़ जाएगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हो पहले अपने आप को फाइंड आउट करो। कैटेगरी जब आप डिफाइन कर लिए कि आप इन में हो, ऑन में हो या फिर लेट करते हो, तो आप उससे हर बार आपको इन टाइम पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करना है। समझ गए ना? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैं 3-4 सवाल डाउट का रख लिया हूँ। जैसे पेपर को ना ऐसा नहीं कि इजी पेपर पूछा गया तो मैं यहाँ पे सिर्फ इजी सवाल लेकर आया हूँ। हो सकता है जो नेक्स्ट पेपर हो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो जो मैं सेट रखा हूँ आज का भी, वो मेरा क्या है, मॉडरेट ही है। मतलब जितने सवाल हैं वो मॉडरेट ही है। मैं इजी भी नहीं रखता हूँ और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि दोनों ही आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं मॉडरेट और सारे रेलिवेंट क्वेश्चन रखता हूँ। रेलिवेंट बोल सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड बोल सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन ही रखता हूँ। देखो आपको रेलिवेंट में ए आता है, ध्यान रखना है, ई नहीं आता है। देखो यहाँ पर विजय कुमार के 2-3 सवाल थे, इजी सवाल ही थे, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, पता नहीं क्यों पूछा है। और एक क्वेश्चन जागृत का है जिसको मैं जानता हूँ, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं। वैसे मैं ये सब पढ़ाया हूँ, फिर भी आप लोगों को डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। देखो पहला सवाल क्या है, द CP ऑफ आइटम A इज 500 मोर देन दैट ऑफ आइटम B। When A is sold at loss of 10%,
B is sold at a profit of 25%, then there is a profit of 4% in the entire transaction. तो आपको बताना है कि SP ऑफ A क्या होगा। देखो आप सवाल को तो समझ गए ना भाई, सवाल को समझ गए होंगे आई होप। देखो क्या है सवाल, सवाल बोल रहा है कि दो आर्टिकल है A और B, एक को आपको 10% लॉस में और दूसरे को 25% प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो ओवरऑल 4% का प्रॉफिट होता है। फिर एक कंडीशन और दिया गया है कि जो CP ऑफ A है वो 500 ज्यादा है CP ऑफ B से। %25 का प्रॉफिट है, 10% का लॉस है और ओवरऑल जो हुआ है 4% का प्रॉफिट हुआ है। यूज एलिगेशन, एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। क्या किया जाता है, बड़े वाले से छोटे वाले घटा जाता है, तो 25 से 4 गया 21, 4 से 10 गया, तो ऐसे कर लो 4 माइनस 10, तो क्या होगा 4 और 10 14। तो ये जो आया वो CPO का रेशियो आया। यहां पर आप A लिखे हो, यहां पे आप B लिखे हो, यहां से आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। तो क्या रेशियो आया, 3:2। अब आपसे बोला गया है कि जो A का कॉस्ट प्राइस है वो 500 ज़्यादा है B के कॉस्ट प्राइस से, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट ज़्यादा था, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 500 के। तो आपसे बोला गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ A बताओ। तो आपसे अगर मैं बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ A और B क्या है, तो 1500 और 1000, लेकिन आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो 10% लॉस पर बेचा जा रहा था, मतलब जो इसका 90% होगा ना, मतलब इस पे 10% जो लॉस होगा वही SP होगा, तो 15 9 135, 1350 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। VJ आपका एक लाइन का सवाल था, बेहद ही आसानी से हो गया। देखो मैं ना वेट नहीं करूंगा, सॉल्व करते जा रहा हूं। आप लोगों ना आपने एक काम कोशिश करना है करने का, क्या कि आपको ना हर सवाल पे पॉज करना है और उस सवाल को एक बार ट्राई करना है। देखो जिससे क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। और इसके बाद 2 कंडीशन निकल के आता है, या तो आप सॉल्यूशन कर लोगे या तो आप सॉल्यूशन नहीं करोगे। सॉल्यूशन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो उससे भी अच्छी बात है। रीजन सीधे मैं आपको वो अप्रोच सिखाऊंगा जो इस सवाल के लिए परफेक्ट अप्रोच है। सॉल्व कर लिए तो भी आप देखो क्या आपके अप्रोच में और मेरे अप्रोच में कुछ डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो उसको लर्न करो। अगर लगता है कि आपका बेहतर है मेरे से तो कमेंट कर जाना, अगर लगता है कि नहीं आप कुछ अच्छा सिखा गए तो उसको सीख लेना। चलो देखो क्या है, बोला है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450। पता नहीं कैसे पढ़ता हो तुम। अब ये सवाल तुमको डाउट हुआ, मैं पढ़ा तो मन किया अगर सामने रहते तो मैं तुमको पहले पटक के मारता। तुम्हारा नाम भी पूरा नहीं पता है, VJ। ये सब सवाल डाउट होने वाला सवाल है क्या? चलो आ जाओ, फिर भी मैं सिखाता हूं। बोला है इट इज सोल्ड फॉर 348.48 पैसा आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स each of X% on the marked price. If a single discount of 2X% is given on the same price, then what is the selling price of the, what will be the selling price? देखो अगर मैं ना एग्जाम हॉल में होता तो इसको कैसे सॉल्व करता, तो मेरे को पता है कि 2X% का डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा डिस्काउंट होगा XX% के 2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो XX% के 2 होते हैं वो ऐसे होते हैं x + x - x²/100। तो 2x में से x² घटे रहता है, तो ये छोटा डिस्काउंट होता है। मतलब जो उत्तर आएगा ना 348 से छोटा आएगा। तो ऑप्शन ये तो खत्म ही है। उत्तर मेरे उम्मीद से 342 ही आना चाहिए, थोड़ा ही छोटा होता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि x²/100 करोगे तो बहुत रेयर गैप होगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपको 10% का 2 डिस्काउंट देना है तो 10 क्या होगा, 10 + 10 - 10 का स्क्वायर बटे 100।
तो कितना आया 19%। और मैं बोला कि एक ही बार 2 × 10 का डिस्काउंट हो तो 20% का डिस्काउंट हो, तो कितना कम का गैप है 1% का। मतलब जो गैप आएगा ना बहुत ही छोटा और मिनिमम गैप आएगा और छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट है। तो उत्तर क्या आने की उम्मीद है 3। हम लोग तब भी चेक करते हैं, अगर एग्जाम में होता तो मैं टिक करके निकल जाता, फिर भी आओ मैं चेक करके समझाता हूँ। आपको पता है 2 डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है। अगर मैं बोलूँ, देखो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक डिस्काउंट आपका 10% का है, 10% का है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/10। इसका मतलब क्या होता है कि 10 का आर्टिकल आप 9 में सेल कर रहे हो। अगर मैं बोला कि 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है 10 से 9 और 10 से 9 2 बार हुआ है ना बेटा, तो ये हुआ 10 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। मतलब जो एट द एंड एमपी रेशियो सीपी आ रहा है वो क्या आ रहा है 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आने का रीजन क्या है, रीजन क्या है, ये 2 डिस्काउंट। मतलब यहाँ पे जो 2 डिस्काउंट हुआ होगा इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा। किन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा मैं बताता हूँ किन दोनों को। 450 और 348.8 को 48 को। क्यों, क्योंकि एक एक्स रेशियो वाई का डिस्काउंट होगा, दूसरा भी एक्स रेशियो वाई का डिस्काउंट होगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रेशियो बन रहा होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मैं यहाँ पे चेक किया किसका ये स्क्वायर है, और जैसे ही मैं उसका स्क्वायर रूट कर लूंगा तो मेरे को एक डिस्काउंट आ जाएगा। लाइक कैसे, देखो पीछे ये क्या है, ये क्या है बेटा, देखो 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो मेरे को ओरिजिनल डिस्काउंट मिल जाएगा 10/9, जो कि यहाँ पर था। यहाँ से मैं परसेंटेज फाइंड आउट कर लूंगा कि कितना % का डिस्काउंट था, तो बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं। और वो जो डिस्काउंट आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा मेरे भाई 10%। तो मैं क्या रिवर्स प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बोलोगे हाँ सर रिवर्स प्रोसेस ही कर रहे हैं। तो रिवर्स कर दें, आ जाओ कर लेते हैं। देखो मैं क्या किया कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे डेसिमल खत्म किया तो 2 जीरो आ गए। अब मैं चेक किया 4 3 7 8 15 4 19 8 27, 9 से दोनों कट रहा है, 9 के बाद ये 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। तो पहले 9 से काटते हैं, पहले मैं 9 से काटता हूँ। 9 5 45, 9 3 27, कितना बचा 18 से काट ले क्या, जल्दी से 2500 मिल जाएगा। चलो सीधा 18 से काट लेते हैं, सीधा यहाँ पे 2500 मिल जाएगा। 2 से और काट लिया 9 के बाद, तो 2500 ये 50 का स्क्वायर हो गया। इसको 18 से काटते हैं, 18 एकम 18, कितना बचा 16, 18 9 162, 6 बचा, 18 3 54, 10 बचा, 18 छके इठोल से, भोजपुरी में 18 छक इठोल से ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। टेबल तो पढ़ते नहीं, पहाड़ा पढ़ते हैं। ये 50 का स्क्वायर, ये 44 का स्क्वायर है। ऐसे आप देख पाए तो बेहतर, नहीं तो 4 से फिर काट लो। 4 से काटोगे तो ये 625 हो गया, और ये 4 चौके 16, 4 8 32, 4 चौके 16, 484 हो गया। तो ये 25 का स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है। मतलब जो डिस्काउंट हो रहा होगा मेरे भाई वो किसका हो रहा होगा 25 से 22 का। इट मीन्स 3 का डिस्काउंट होगा 25 के ऊपर, तो जो आपका डिस्काउंट % होगा वो क्या होगा 12%। यही होगा ना, बोलोगे हाँ। अब आपका 12% अगर डिस्काउंट % है तो बोला गया है कि 450 के ऊपर अगर 2 गुणा 12 24% का डिस्काउंट लगा दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही है ना, बोलोगे हाँ। तो 24% डिस्काउंट हो गया तो जो मिलने वाला अमाउंट होगा क्या होगा 76%। 9 का मल्टीपल और 19 का मल्टीपल आंसर आएगा। 5 दूना 10, 5 9 45, 2 38 दूना 76, 9 8 72, 9 3 27 और 7 34। क्या बोला था उत्तर आएगा 342। इस तरीके से ही करना होता है ऐसे सवालों को। बेहद ही आसानी से हो गया, बेहद ही आसानी से उत्तर आ गया होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, चलो
तीसरा सवाल है भीजे का ही, पता नहीं ऐसा सवाल पूछ क्यों रहा है, पढ़ता लिखता नहीं है क्या, आपसे तुम्हारा डाउट नहीं लूंगा। देखो क्या है, इन फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 28 एंड द रिस्पेक्टिव quotients from the beginning are 31 and 3. What is the sum of integers? ऐसे कर लो, ऐसे ही देते हो ना। पहला क्वोशेंट क्या है 30, बोला है सवाल में, सवाल को एक बार आप लोग समझ लेना, मैं समझा देता हूं फिर से। बोला है अगर मैं भाग विधि से महत्तम निकालता हूं तो जो सबसे अंतिम डिवाइजर, इट मीन्स कि जो महत्तम आ रहा है HCF आ रहा है वो 28 आ रहा है। फिर आगे बोला गया है कि जो 3 क्वोशेंट आए हैं, जो 3 भागफल आए हैं वो 30, 1, 3 है, वो भी इस तरीके से रिस्पेक्टिवली है, पहला 30, दूसरा 1, 3। तो आपसे बोला गया कि दोनों नंबर का सम बताओ। तरीका क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि 6 और 13 का HCF बताओ तो कैसे करोगे, 6 में 13 से भागा दोगे तो 6 कम 6 7 आया, फिर यहां से तो ज्यादा बड़ा हो गया, 6 दूना 12 जाएगा ना, 6 दूना 12 1 हुआ, और ये 6 इधर आएगा तो 1 छक्के 6 कट गया, मतलब ये 1 हुआ HCF। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 6 तो यहाँ क्या होगा 28 3 84, और ये रिमाइंडर 0 दे रहा है तो यहाँ पे 84 रहा होगा, और ये 84 क्या है, शेष बचा हुआ है, 84 कहाँ से उठ के आया होगा, यहाँ से, तो यहाँ 84 होगा, और यहाँ जो शेष बचा होगा वो 28 होगा। 84 कम 84, 28 84 क्या हुआ, 28 4 32 112। अभी 112 क्या रहा होगा, शेष रहा होगा, सॉरी 112 क्या रहा होगा, यहाँ पर डिवाइजर रहा होगा, और 84 क्या रहा होगा, शेष रहा होगा। 112 तिया 3360, 12 तिया 36, 3 कम 3, तो जो नंबर रहा होगा क्या रहा होगा, 4 1 0 4 8 6 14 3 1 4 और 3। तो एक नंबर 112 है, दूसरा नंबर 3444 है, दोनों को ऐड कर दो तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, और 4 1 5, 3556। ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का, है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। चलो, ये सवाल जागृत का है, मेरे पास रात को व्हाट्सएप पर इसका सवाल आया था, बोला तो भैया क्लास में ले लेना, तो मैं ले लिया। चलो, बोला है कि द बेस ऑफ द पिरामिड इज अ रेक्टेंगल। देखो सबसे टफ पिरामिड का जो सवाल बनता है ना, वो रेक्टेंगुलर बेस से ही बनता है। कोई भी पिरामिड का कुछ भी बेस हो सकता है, वो चाहे तो हेक्सागन रख दे, चाहे तो ऑक्टागन रख दे, चाहे तो ट्रायंगल रख दे, चाहे तो स्क्वायर रख दे, चाहे तो पेंटागन रख दे, कुछ भी रख सकता है। लेकिन जो सबसे टिपिकल होता है, जिसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, वो रेक्टेंगल होता है। क्यों ऐसा होता है, कोई पूछ सकता है, क्यों रेक्टेंगल को ही समझना डिफिकल्ट होता है? रीजन ये ना कि जब मैं स्क्वायर का बात करूंगा तो चारों साइड इक्वल रहेगा, जब मैं ट्रायंगल का बात करूंगा तो तीनों साइड इक्वल रहेगा, जब मैं ऑक्टागन का बात करूंगा तो मैं 8 साइड इक्वल लूंगा, हेक्सागन 6 साइड इक्वल लूंगा। मतलब जब हम लोग कोई भी बेस लेते हैं भाई, तो उस केस में ना हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर पॉलीगन लेते हैं बेस में। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल जो रहता है ना, वो रेगुलर नहीं रहता है, उसका लेंथ भी होता है, उसका ब्रेड्थ भी होता है। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना है, और जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, वही इसको आसान बनाएगा। चलो मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूं, इसी पेज पे करा दूं क्या, नहीं नेक्स्ट पेज ले लेते हैं कि कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं बोला कि आपके सामने एक कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल है, दिख रहा है क्या? चलो मैं खुद से ही बना देता हूं। कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे समझ पाओगे और अच्छे से। अब देखो मैं बोला किसी सर्टेन पॉइंट पर
ये ऐसे होगा, ऐसे मैं पकड़ लूँ यहाँ पर तो ये लटक रहा है, नीचे इसका बेस है। अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना, ऐसे मैं पकड़ लूँ तो अब देखो क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है। और जब इस पॉइंट से इसके ग्रेविटी सेंटर, मतलब मैं ऐसे पकड़ा हूं, ऐसे बेस है, तो इसके जो ग्रेविटी सेंटर होगा ना, उसका जो होता है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, h। और जो देखो ये है, ये जो यहां से यहां ये मिला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट एज। और अगर मैं उसी पॉइंट से, इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स, इसी एपेक्स से अगर मैं कोई भी साइड के मिड पॉइंट को मैच कर दूं, मतलब मैं देखो मेरे सामने कुछ है नहीं, चलो एक पेज है, मैं इस पेज को ऐसे ले लिया अब इस पेज पे जो ऐसे सीधा है वो हाइट है, जो इसके साइड के बीच में है उसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। ऐसे मिला दिया, ये जो है वो स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट होता है। ये टोटल स्लांट हाइट 4 हो जाएंगे, एक इस पॉइंट पर हो जाएगा, एक इस पॉइंट पर हो जाएगा और इस पॉइंट में। कलर बदल देता हूं चारों का, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। एक कलर नहीं बदल सकते तो उस पर हम लोग दोबारा लिख देंगे, ये कलर हो चुका है, ये कलर हो चुका है। मैं बोला किसका बात कर रहा हूं, इस कलर का बात कर रहा हूं। ये आपका क्या है, स्लांट हाइट, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, ये स्लांट हाइट है। अब देखो यहां पर ना दो तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। किस तरीके से देखना, एक जब मैं हाइट को स्लांट हाइट के साथ बनाऊं, कि ऐसे मेरा था, एक ये हाइट गिरा हुआ है, इसका टेढ़ा गिरा होगा साइड के ऊपर स्लांट हाइट, तो ये देखो अगर इससे मैच करा दो तो मेरा जो बनेगा ना कुछ ये बनेगा, ये हो गया मेरा स्लांट हाइट, ये मेरा डिस्टेंस और ये मेरा हाइट। तो देखो एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये जो आपका होगा वो होगा स्लांट हाइट, ये जो होगा वो होगा हाइट, और ये जो होगा ना हाफ ऑफ डिस्टेंस होगा। किसके हाफ ऑफ डिस्टेंस होगा, तो देखो आपको दिखाता हूं, ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, ये इसका आधा होगा ब्रेड्थ का। अब देखो मैं आपको एक ही एग्जांपल दिया, दूसरा जो बन जाएगा इससे बन जाएगा, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और एक हाइट। तो एक आपके इसके साथ, एक आपके इसके साथ, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखो मैं फिर से फिगर बना के समझा देता हूं, आसान है, एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आसान है, वैसे नहीं आसान है। बीच में नहीं है ना, इसी वजह से एरर हो रहा है। देखो अब मैं बोलूं ना, देखो कैसे बनेगा, दो आपको बनाते हुए दिखा देता हूं। एक में क्या किया, इस पॉइंट से इस पे बनाया, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा इसे। ये जो है आपका हाइट है, और अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये ऐसे है, इस फिगर को ना इस पे मत देखो, ये ऐसे देखो, जो रेक्टेंगल है ऐसे है, ये हाइट उसके ऊपर है, एक में साइड पे ऐसे तिरछा डाल दिया। तो साइड पे जब मैं तिरछा डालूंगा, देखो ये एक डिस्टेंस होगा और ये, तो ये बन जाएगा एक इस पे। तो इस केस में जो इसका लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा ना। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हाइट है वो क्या है, 16 है कि है, नहीं है, बोलोगे हाँ 16 है। तो आपका एक जो बनेगा वो बनेगा हाइट 16। अब आपका जो लेंथ का आधा होगा वो क्या होगा, लेंथ का आधा होगा 16, और एक जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो हाइट 16 के साथ ब्रेड्थ का आधा बनेगा 12, और एक बार ये स्लांट हाइट आएगा, एक बार ये स्लांट हाइट आएगा। अब किस केस में क्या आएगा देख लो, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि
आपको क्या क्या दिख रहा है देखो, तो आपको दिखेगा टोटल 4 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिखेगा इस बेस के साथ, एक ट्रायंगल दिखेगा इस बेस के साथ, एक ट्रायंगल दिखेगा इस बेस के साथ, और एक ट्रायंगल दिखेगा इस बेस के साथ। दिखा ना 4 का 4 ट्रायंगल? बोलोगे हाँ। आपसे बोला गया टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपके पास टोटल 4 ट्रायंगल है और एक नीचे बेस है जो है रेक्टेंगल। इस पांचों का एरिया में निकाल के जोड़ दो तो काम हो जाएगा? बोलोगे हाँ हो जाएगा। अब मैं किया क्या, अगर एक चीज और ध्यान से देखो आप, तो आपको एक चीज यहां से पता होना चाहिए कि जितने भी स्लांट हाइट होते हैं और जितने भी स्लांट एज होते हैं इक्वल होते हैं। सारे स्लांट एज इक्वल है हर कोने से, सारे स्लांट हाइट इक्वल है। अब देखो, अब मैं बोलूं कि जो ये ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है, वो दोनों बराबर होगा ना? फोटो में नहीं दिख रहा है लेकिन वो बराबर है क्योंकि ऐसे टंगा हुआ है। तो आपको 2 इक्वल ट्रायंगल है, और देखो इधर से भी 2 इक्वल ट्रायंगल होंगे, जो ये है और जो ये है। 2 इक्वल और ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। इन सबको ऐड कर दो। देखो मैं एकदम पूरा खोल के बताया हूं, मैं चाहता तो 1 मिनट में सॉल्व करके निकल जाता, कोई टाइम नहीं देता, इतना टाइम ही नहीं देता। आराम आराम से हर चीज समझाया हूं तो समझ लेना और नोट डाउन भी कर लेना। अब देखो आपको क्या है, जब आप ऐसे निकाल रहे होंगे इसके ऊपर, तो क्या आया होगा आपका हाइट, स्लांट हाइट। तो जब आप लेंथ से निकाल रहे हैं तो ब्रेड्थ के ऊपर आ रहा है, तो आपको मान लो ये ब्रेड्थ के बेस लेकर जब आप चल रहे हैं तो बन रहा है ट्रायंगल, और जब आप लेंथ को बेस लेकर चल रहे हो तो ये ट्रायंगल बनेगा। तो इसके ऊपर हाइट कब आएगा? जब आप एक ये और फिर इससे ये डिस्टेंस मान लो ये और एक ये, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। नहीं दिखा ना? मैं दिखाता हूँ फिर से कलर बदल के। देखो अगर मैं बोलूँ कि सेंटर है तो इससे मैं क्या किया, इससे ऐसे मिला दिया और यहाँ से इस पर हाइट डाल दिया, जो ट्रायंगल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऐसे है ये और फिर तिरछा ये। समझ गए? अब देखो तो यहाँ पे ये लेंथ क्या होगा, ये ब्रेड्थ का आधा होगा। तो एक बार मैं ब्रेड्थ का आधा लिया हूँ, एक बार मैं लेंथ का आधा लिया हूँ। तो एक बार स्लांट हाइट 16√2 आया, एक बार स्लांट हाइट 4 तिया 12, 4 चौके 16, 20 आया। आ गया ना? अब देखो, अब मैं बोलूँ कौन सा क्या आया, कितना लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा। मैं इसको 32 ले लेता हूँ, इसको 24 ले लेता हूँ। तो ये क्या है, देखो ये 16 है, ये 16 है। तो इसके ऊपर जो ट्रायंगल आ रहा है वो 16 इसके ऊपर जो हाइट आ रहा है वो 16√2 है। 16√2 है। तो जो आपका ये ट्रायंगल होगा जिसका बेस 24 है वो 16√2 उसका हाइट होगा, और जिसका बेस 32 है उसका लेंथ 20 होगा। बात को समझ गया आप ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो, हाफ बेस 32, और बेस 32 वाले पर क्या हाइट ले रहे थे आप? जब बेस 32 था तो ये वाला हाइट ले रहे थे जो कि हाइट था 16√2। उल्टा तो नहीं बोला ना? बिल्कुल भी नहीं बोला होऊंगा। देख लेता हूँ, ये 16, ये 16, ये 16√2। हाँ, इस पे 20 है, और देखो 24 वाले पर क्या है 1/2, बेस 24 और हाइट 20। यही दो, हाइट 20 नहीं, हाइट 16√2, हाइट 16√2। बस अब इस तरीके के 2 ट्रायंगल है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका एरिया क्या आएगा 24 गुणा 16√2, 24 गुणा 16√2। तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौके 64, 16 दूना 32 से 38, 384√2। ये हो गया 2 ट्रायंगल का एरिया, और ये हो जाएगा 2 से 2 खत्म, 32 दूना 64, 640। अब ये आपका सिर्फ चारों ट्रायंगल का एरिया आया है भाई। अभी आपका जो बेस है ना, वो बेस आपका क्या है, आपका रेक्टेंगल है। तो बेस रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल दो, 32 गुणा 24, 24 दूना 48, और 24 या 72 और 4 76। ऐड करो 8, 6 4 10, 6 7 13, 1308 प्लस 384√2। ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर उत्तर लिखना है तो लिख लो 384√2 प्लस 1308। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं धीरे धीरे एक एक चीज बता रहा था, वैसे इतना बताने लायक था नहीं जितना मैं बताया हूँ। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना। मैं फिर से एक अलग से ही पिरामिड के ऊपर सेशन दे दूंगा कभी, अभी टाइम नहीं है, 2-4-5 दिन बाद दे दूंगा। आपको सब याद होना चाहिए कि आप अगर आप आंख बंद करो तो आपके सामने पिरामिड आया, उस पर अगर आपको कौन सा बेस ले रहे हो, स्क्वायर बेस ले रहे हो तो स्क्वायर बेस,
रेक्टेंगल बेस ले लो तो रेक्टेंगल बेस। अब ध्यान से आंख खोलते ही ये हाइट हुआ, ये स्लांट एज हुआ, ये स्लांट हाइट हुआ, ऐसे आपको एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, एक यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे आपके दिमाग में आंख बंद करने के बाद दिखना चाहिए, तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। हो गया, आसान था। चलो आ जाओ, मैं कुछ CGL 22 के सवाल करा दूं। ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा मैं, थोड़े बहुत ही कराऊंगा, थोड़े बहुत सवाल करा देता हूं, फिर हम लोग रहने देंगे क्लास। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। दिए गए सवाल में ABCD एक स्क्वायर है जो कि एक चतुर्थांश में है। अगर AB का वैल्यू 16 है, मतलब ये AB 16 है, तो ये AD भी 16 होगा। फिर बोला गया है कि जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो क्या होगा। अगर हम लोग पाई को 3.14 लेते हैं, अगर मैं बोलूं पूरे यहां से लेकर इसका एरिया निकालना हो तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रेडियस चाहिए ना, बोलोगे हाँ। तो रेडियस क्या होगा, ये नहीं होगा, बोलोगे हाँ यही होगा। तो मेरा रेडियस क्या आ जाएगा, 16√2। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मैं पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं। तो 1/4 पाई 3.14 इंटू 16√2 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 16 इंटू √2 का स्क्वायर 2। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेंट का एरिया। 4 दूना 8, 16 8 128 इंटू 3.14। ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ चुका है। अब इस क्वाड्रेंट के एरिया से अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर लूँ तो काम हो जाएगा, बोलोगे हाँ। स्क्वायर का एरिया क्या है, 16 का स्क्वायर, 16 गुणे 16। मैं माइनस किया तो 128 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 3.14 था, यहाँ पे 2 था, तो आया क्या 128 गुणे 1.14। मल्टीप्लाई कर दो, आसान है मल्टीप्लिकेशन। 128 से कम 128, 0.1 से करोगे तो 12.8, 0.04 से कर दो 4 8 32, 12 चौका 48 तो 50, 48 3 51 होगा ना, 4 8 32, हाँ 51, 5.12। सबको देखो मैं कैसे किया हूँ, एक बार 1 से कर दिया, फिर एक बार 0.1 से कर दिया, फिर एक बार 0.04 से कर दिया, सबको ऐड कर दिया। 92, 8 2 10 5 15, 2 1 3 1 4, 145.92 जो होगा सही उत्तर होगा। बात को समझ गए, आसान था। देखो CGL का ही आया वो सवाल है, बोला है 3 के पावर 50, 9 के पावर 26, 27 के पावर 18, 9 के पावर 28, 9 के पावर 29 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, आप अगर सीख लोगे तो आगे भी याद रहेगा और अच्छा करोगे कि a के पावर b प्लस a के पावर c, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, m के पावर a प्लस m के पावर b प्लस m के पावर c प्लस m के पावर d, ऐसे जो करके। यार मैं CCDD लिख क्यों रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आजकल दिमाग कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ। ख्यालों में आप है तो हमारी क्या कसूर। एक लाइन मेरे को याद आ रहा है, लिखना तो हमारी फितरत है, अब ख्यालों में आप हैं तो हमारी क्या कसूर। तो मैथ सॉल्व करना तो हमारी फितरत है, अब ख्यालों में कोई और घुस रहा है तो कहाँ से कुछ होगा। चलो आ जाओ। कोई बोलेगा मास्टर साहब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं का। हाँ देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक आपको लिखा हुआ मिल जाए, एक फॉर्मूला जो कि यहाँ यूज नहीं है, a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x, मेरे को याद आ गया तो मैं सिखा दे रहा हूँ। ऐसे आपको लिख जाए, पूछे किसका डिविजिबल होगा, तो आपको याद होना चाहिए a प्लस b प्लस c प्लस d से। उसका यूज है नहीं, क्योंकि मेरे को नंबर्स अलग दिख रहे हैं इसमें नंबर्स अलग दिख रहे हैं। हाँ सबके सब अलग है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे को कॉमन दिख रहा है वो क्या, कि सबके बेस को यहाँ पे 9 बनाया जा सकता है, सबके बेस को यहाँ पे 9 बनाया जा सकता है। पॉसिबल है क्या, हाँ। देखो ये क्या है, 3 टू दी पावर 50 है, इसको मैं ऐसे लिख लिया। ये क्या है, 9 टू दी पावर 26 ऑलरेडी है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 27 टू दी पावर 18 है, तो इसको लिख दूँ 3 इंटू 18, बोलोगे हाँ। अल्टीमेटली ये बचा क्या, ये बचा 3 के पावर 54, और ये 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर टू द पावर 27। अब मैं अगर देखूँ सबको ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, 9 टू द पावर 25 प्लस 9 टू द पावर 26 प्लस 9 टू द पावर 27 प्लस 9 टू द पावर 28 प्लस 9 टू द पावर 29। ऐसे ही है ना, बोलोगे हाँ। ये पैटर्न था, मेरे को एक एक्स्ट्रा पैटर्न दिख रहा था जो कि मैं हमेशा कॉमन फैक्टर में पढ़ाता हूँ, इस वजह से मेरे को इधर उधर ध्यान हुआ। ये कॉमन फैक्टर का सवाल तो था नहीं, लेकिन कॉमन फैक्टर में ना अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। मैं पढ़ाया भी हूँ लेक्चर, देख लेना कभी भी कॉमन फैक्टर का। देखो मैं बोला 9 टू द पावर 25 को कॉमन कर लो, क्या मिला 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 9 का क्यूब प्लस 9 टू द पावर 4 जो होता है, कैसे में लिख दिया तो 81 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर बचा 9 टू द पावर 4। याद था, आपको भी याद होना चाहिए कि 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 4, सबको ऐड कर दिया। सबको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दिया। तो क्या मिला 9 टू द पावर 25 इंटू 81 9 90 और 29 इधर ले लो। 29 ही क्यों लेना, सिर्फ 9 ले लो, 9 1 10 100, 820 हो जाएगा। 820 में 65 161 ऐड कर दो तो 1 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 6 1 7 हो गया। तो 9 टू द पावर 25 इंटू 73 81, 73 81। अब क्या करना है, बोला है किससे विभाज्य है, एक एक से विभाज्य करके देख लो। 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 7 5 35 नहीं कट रहा है, 2 से तो कट नहीं रहा है, 5 से तो कट नहीं रहा है, क्योंकि 2 का रूल कहता है कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, 5 का रूल कहता है यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लो। 3 1 4 8 7 15, 15 से 4 गया 11, एकदम सही है ऑप्शन 4। आइए अगले सवाल को देखिए, ज्योमेट्री का सवाल है, करने का कोशिश करना है मेरे भाई। यहाँ पे बोला गया C है, यहाँ पे बोला गया B जो कि दिख रहा होगा, यहाँ A है, यहाँ D है, ये ऐसे फिगर बना हुआ है। बोला गया एक दिए गए त्रिभुज में CD BCA को समद्विभाजक है। CD जो है BCA का समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है CD। फिर बोला है कि CD बराबर है DA की, ये साइड और ये साइड बराबर है। फिर बोला है कि BDC 76 डिग्री है, ये 76 डिग्री है। तो आपको देखो जैसे ये 76 बोला और ये दोनों बराबर है, तो आपको पता ना एक्सटीरियर एंगल के बारे में कि जो 76 होगा इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम होगा साथ साथ बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इट मीन्स कि ये भी 38 डिग्री होगा और ये भी 38 डिग्री होगा। 38 38 76 हो गया है ना, बोलोगे हाँ। अब देखो क्या है, CBD का वैल्यू निकालना है। उसके पहले पता है कि ये एंगल बाई सेक्टर है, और एंगल बाई सेक्टर है, इट मीन्स कि ये 38 हुआ तो ये भी 38 होगा। कोई दिक्कत है कि नहीं। अब ये 38 है, ये 76 है, तो ये क्या होगा, 38 6 44, 7 4 11 114 हो गया, तो ये 66 होगा। तभी इन तीनों का सम 180 होगा और पॉसिबल ट्रायंगल होगा। तो जो इसका वैल्यू आया वो 66 डिग्री आया। पूछा क्या गया है, CBD पूछा गया ना, हाँ चलो आंसर हुआ 66। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। बोला है कि अगर साइन A प्लस बी बराबर होता है कॉस A प्लस बी के, देन द वैल्यू ऑफ tan A। ये तो आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस tan B बटे 1 माइनस tan B। चलो इसको मैं सिखाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। चलो मूड बन गया, सिखा दिया। व्हेन, देखो मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसलिए नहीं डिस्कस करता ना कि मैं 5 सवाल भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट डेप्थ में गया तो। व्हेन A प्लस बी 90 डिग्री है तो क्या क्या पॉसिबल होते हैं। मैं बोला B को उस साइड ले जाओ, तो मैं B को उस साइड ले गया तो क्या मिला 90 माइनस B। अब दोनों तरफ साइन थीटा ले लो, साइन ले लो, तो साइन A बराबर होगा साइन 90 माइनस B। अब देखो यहां से फॉर्मूला निकलना शुरू हुआ। पहला फॉर्मूला निकलेगा कि साइन A, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, तो कॉस B। तो जब A प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन A बराबर होता है कॉस B के। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। दूसरा, अगर मैं इस साइन A को 1 अपॉन कॉसेक A लिख लूं तो आएगा मेरे को क्या कि कॉस B
इंटू कॉसेक ए भी बराबर होता है 1 के। तीसरा, अगर मैं इस कॉस बी को 1/sec बी लिख लूँ और इधर ला दूँ तो आएगा आपको कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर होता है 1 के। चौथा, अगर मैं साइन ए को भी उल्टा कर दूँ और कॉस बी को भी उल्टा कर दूँ तो आएगा मेरे को कि सेक ए बराबर होता है कॉसेक बी के। तो जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो ये 4 फॉर्मूला निकल के आते हैं। अब देखो ये साइन के लिए था। अगर मैं यहीं पर यहाँ पर tan ले लेता दोनों तरफ कि tan a और tan 90 माइनस बी, तब क्या आता? देखो कि जो tan a है वो बराबर होता tan 90 माइनस बी के। तो क्या मिलता आपको कि tan a बराबर है cot b के। तो एक फॉर्मूला आपको फिर से मिला कि tan a बराबर होगा cot b के। अगर मैं इस cot b को उल्टा करके इधर ला दूं तो मिलेगा आपको कि tan a इंटू tan b जो होता है ना 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तीसरा, अगर मैं डिस्कस करूं तो इस दोनों को उल्टा कर दूंगा तो एक मिलेगा cot a इंटू cot b जो होता है ना वो भी 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। तो आपको इधर से भी 3 फॉर्मूला मिल गए। देखो एक चीज और जो कि कोई डिस्कस नहीं करता वो है कि 2 फॉर्मूला और मिलते हैं। एक मिलता है कि अगर मैं लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, तो आप बोलोगे ये भी 1 होता है। और दूसरा मैं बोल दूं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, तो ये भी 1 होता है। ये आता कहां से है? देखो अगर मैं बोलूं कि साइन बी को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे भैया साइन बी को कॉस ए लिख सकता हूं। अगर दोनों तरफ कॉस ले लूं तो साइन बी को कॉस ए लिख सकता हूं। या फिर मैं बोलूं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे साइन ए को कॉस बी लिख सकता हूं। जब साइन ए को कॉस बी लिखा जा सकता है, साइन ए को कॉस बी लिखा जा सकता है, तो ये क्या है कि कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सेम कहानी, कॉस स्क्वायर ए को ना लिख के कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। अब देखो सिर्फ ना a प्लस बी 90 डिग्री होने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का 9 ही ट्रू नहीं है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। मतलब देयर वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये बोल दिया गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 है तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि a प्लस बी 90 है। अगर वो बोल दिया कि tan a इंटू tan b 1 है तो ये बोल रहा है कि a प्लस बी 90 है। अगर वो बोल रहा है कि साइन ए इंटू सेक बी 1 है तो वो बोल रहा है कि a प्लस बी 90 है। बात को समझ गए ना? तो टोटल 9 कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आप लोग 9 का 9 याद कर लोगे। चलो मैं इस पर सवाल क्या था वो देखो। अब देखो आपको सवाल है सामने कि बोला है कि साइन ए बराबर है कॉस बी का। इट मीन्स a प्लस बी किसके बराबर होगा? 90 के। या फिर यहां तो और आसानी से देख सकते हो। देखो सिर्फ एक ही वैल्यू है जहां पे साइन और कॉस बराबर होते हैं। कौन सा? अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसपे वो दोनों बराबर होते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहां आपको पता चल गया a प्लस बी 45 डिग्री है, a प्लस बी 45 डिग्री है। देखते ही वैसे मैं आपको लिखना चाहते तो कैसे लिखते कि a प्लस बी 2 ऑफ a प्लस बी बराबर है 90 के, तो a प्लस बी बराबर होगा 45 डिग्री। ऐसे तो आपको यहां से क्या पता चला कि जो a प्लस बी है ना वो 45 डिग्री है। चलो मेरे को एक और कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, मैं सिखा देता हूं। देखो क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री होता है, देखो आपको 1-2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रूफ नहीं करता। चलो मैं प्रूफ करा देता हूं। b को उधर ले जाऊंगा तो ये 45 माइनस बी होगा। तो यहां से आपको a और b में जो रिलेशन पूछा है वही आ जाएगा कि tan a बराबर होगा tan 45 माइनस बी। अब लगा दो फॉर्मूला कि tan a इंटू 1 माइनस tan b। 1 माइनस tan में डायरेक्ट लिख रहा हूं तो दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं लिख देता हूं tan 45 डिग्री माइनस tan b बटे 1 माइनस 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan b।
तो क्या निकल के आया कि tan A बराबर होता है 1 माइनस tan B बटे 1 प्लस tan B। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर पूछता कि tan B किसके बराबर होगा तो 1 माइनस tan A बटे 1 प्लस tan B। ये दोनों, तो आपसे सवाल तो ये पूछा गया था ना कि tan A किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस tan B बटे 1 माइनस tan B। एक चीज और जो है आपको ध्यान होना चाहिए, देखो क्या ध्यान होना चाहिए, देखो कि अगर a प्लस बी 45 है तो आपको 1 प्लस tan A इंटू 1 माइनस वन प्लस tan B जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है। या फिर ऐसे लिखा हुआ पॉइंट आ गया कि tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। इस दोनों पे भर भर के सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। आएगा कैसे, एक लाइन का प्रूफ है, दोनों तरफ tan ले लो। अगर मैं दोनों तरफ tan लेता हूं तो देखो कैसे आ जाएगा, tan A प्लस B बराबर होगा किसके, tan 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो आप कि tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब मैं इस पूरे को उधर ले गया तो क्या मिला मेरे को कि tan A प्लस tan B, और जब मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो tan A इंटू tan B को इधर खींच लो तो tan A इंटू tan B बराबर क्या होगा 1। अब देखो दोनों तरफ जब 1 1 ऐड करोगे ना और tan A को कॉमन लोगे तो वो निकल के आ जाएगा कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर होगा 2 के। दोनों तरफ एक ऐड करो और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मतलब कॉमन करो, एक को आ जाएगा। ये आपको आता है। इसमें आप ना इस तरीके से फटाफट से जितने भी फॉर्मूला आते हैं ना याद कर सकते हो। चलो आ जाओ, इस सवाल को तो सॉल्व हो गया, उत्तर हो गया 1। अगले को सॉल्व करते हैं। अगला आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है, फटाफट से सॉल्व करने का कोशिश करना है, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करना है। राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। आपको इतना पढ़ते ही पहला काम करना है कि टोटल वर्क लिख लेना है और सारे के सारे बच्चों का एफिशिएंसी लिख लेना है। बोला है कि राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है यदि सुनील शुरू से करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले दिन सुनील और दूसरे दिन विशाल, कुछ गलत है। इन हाउ मेनी डेज राजू कैन फिनिश द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय सुनील एंड विशाल ऑन अल्टरनेट डेज। देखो ये लाइन गलत है क्या ना, बोला गया है कि राजू इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है अगर राजू स्टार्ट कर रहा है, उसके पहले दिन सुनील हेल्प करेगा और अगले दिन विशाल हेल्प करेगा। मतलब पेयर कैसे चलेगा, पहले दिन राजीव और सुनील काम करेंगे, दूसरे दिन राजीव और विशाल काम करेंगे, फिर राजीव और सुनील काम करेंगे, फिर राजीव और विशाल काम करेंगे। ये आपका काम का तरीका होगा। मतलब ये जो पेयर है ना, इसी पेयर को कंटिन्यू चलाना है। ये दोनों काम करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा, 6 4 10। ये दोनों काम करेंगे तो 6 3 9। ये एक दिन में और ये भी एक दिन में, मतलब 19 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। आपको काम कराना कितना था, 120, तो मैं 120 के नियर पहुंचा। 19 छक्के 114 और 2 छक्के 12, 12 दिन काम करके 114 यूनिट काम कंप्लीट होगा। आपको काम कितना चाहिए, 6 यूनिट। काम कर कौन रहा है, अब की बार राजू और सुनील करेंगे। कर कितना सकते हैं, 10। तो राजू और सुनील एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकते हैं, मतलब कि 1 यूनिट काम वो लोग 1/10 दिन में कर सकते हैं। काम मेरे को चाहिए 6 यूनिट, तो 6 यूनिट करने में इनका कितना टाइम लगेगा, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/10, तो इधर 6/10 ऐड कर दो, तो 12 सही 3/5 दिन में पूरा का पूरा 120 यूनिट
वर्क खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल को करो क्या है, नेक्स्ट सवाल को करो क्या है, देखो इफ द 5 डिजिट नंबर 750 PQ इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। देखो आपको 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए बोला गया, तो आप सिर्फ 7 और 11 को फोकस करो। आपको पता है 7, 11 का डिविजिबिलिटी किस पे काम करता है, 1001, 1001। तो इसी रूल को अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करोगे, पता है कि पेयर चलता है लास्ट 3 डिजिट का माइनस करके। अगर मैं 0 P Q से 075 माइनस करूं तो या तो ये नंबर 7 गुणा 11 77 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो कोई भी बड़े नंबर से कितना भी बड़ा नंबर हो PQ क्या हो सकता है 99, इसे 75 माइनस करूंगा तो 77 आएगा क्या, नहीं। मतलब ये प्रूफ होता है कि जो P और Q है ऐसा नंबर है कि एट द एंड में 0 0 आएगा, और जब यहाँ 0 0 0 आएगा इट मीन्स कि ये 7 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। तो P 7 रहा होगा, Q 5 रहा होगा। आपसे P प्लस 2Q का वैल्यू पूछा गया, तो 7 प्लस 2 गुणे 5 17 विल बी द करेक्ट आंसर। 17 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर है माइनस 2abcc ab माइनस bc माइनस c। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी बराबर 5c। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आसान है, आपको a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर पता है ना, चलो मैं सिखा देता हूं कैसे करोगे आप। देखो अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझोगे। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अगर मैं अब चेंज करते जाऊं, मैं बोलूं कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। c कहां पे है, यहां पे, इसके पीछे माइनस लग गया। देखो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कांस्टेंट रहता है। अब देखो जहां जहां c चिपका है ना वहां वहां माइनस सी चिपका दो। यहां c है क्या, तो नहीं, a इंटू बी है, ये पॉजिटिव रहेगा। यहां क्या है b इंटू, यहां पे c की जगह माइनस सी हो गया तो 2bc, यहां भी c की जगह माइनस सी हो गया तो 2c। अब मेरे को कोई बोलता कि भाई आप ये लिखो कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं जहां जहां b है और जहां जहां c है वहां माइनस चिपका दूंगा। पहला वाला तो कांस्टेंट होगा, बोलोगे हाँ। अब मैं बोला यहां पे माइनस बी किया, 2ab हो गया। अगले वाले पर बोला कि b और c दोनों है, तो माइनस बी माइनस सी किया तो ये प्लस का bc हो गया। और दूसरे वाले पर c और a में सिर्फ c की जगह पर नेगेटिव करना है तो 2c हो गया। इस तरीके से आपको अगर बोलो कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख के दिखाओ, बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो कैसे करोगे, ये आपको कांस्टेंट है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। b नेगेटिव है तो माइनस 2ab होगा, b नेगेटिव है तो माइनस 2bc होगा, और c इंटू ए पॉजिटिव है तो 2ca होगा। सही है ना, बोलोगे हाँ, बात खत्म। चलो पीछे वाले को देखो कैसे सॉल्व करोगे, आसान है। अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा, माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लेकिन इसको तो इधर लाऊंगा ना होल स्क्वायर बनाने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इधर लाऊंगा, तो ऐसे कुछ बचेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर होगा किसके, 1024 के। अब ये बोलो कौन सा नेगेटिव है, तो आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, c, मतलब ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। और किसके बराबर है, 32 के स्क्वायर के। अगर आपसे बोलूं कि a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर है, तो 32 के। अब आपको पता है कि a प्लस बी किसके बराबर है, 5c के, तो यहाँ 5c पुट कर दो, 5c माइनस सी, 4c बराबर होगा 32,
तो सी बराबर होगा 8। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को सॉल्व करो। क्या है? बोला है कि दुमानी ने 7500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी और उसके लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 का भुगतान किया। अब 3500 भुगतान कर दिया तो उसके पास बचा क्या? 4000। फिर बोला है यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दुमानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया। 9% ब्याज लिया जा रहा है लेकिन वो 4 महीने बाद ही ब्याज भर दे रही है, पूरा भर दे रही है पैसा। तो दमानी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? दमानी पढ़ रहा हूं, दामनी होना चाहिए, यहां पर दामिनी होना चाहिए, दामनी, वहां पे गलत ट्रांसलेशन में। अब देखो 4000 रुपया पे उसको भरना पड़ा इंटरेस्ट। कितने दिन के लिए भरा गया? तो 4 महीने के लिए। तो 4000 गुणे टाइम क्या होता है? हमेशा ईयर में होता है, तो 4/12 ये टाइम हो गया। रेट परसेंट क्या था? 9%/100। काटाकुटी में चाहो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 तिया 120 रुपया उसको ब्याज भरना पड़ा होगा। ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है। अगला सवाल सॉल्व करने का कोशिश करो। सीपीओ का आया हुआ सवाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन अ सम ऑफ 6500 एट 7% पर एनम फॉर 3 years, करेक्ट टू 2 डेसिमल। आपको बताना है कि 3 साल बाद एसआई और सीआई का डिफरेंस क्या होगा अगर प्रिंसिपल 6500 है और 7% इंटरेस्टेड है। देखो आपको कुछ रेशियोज याद होंगे। रेशियोज क्या होते हैं? 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1, जिसमें आपको ये भी पता होगा कि जो ये होता है वो क्या होता है? एसआई। जो ये पूरा होता है वो क्या होता है? होता है सीआई। और जो ये बचा हुआ पार्ट होता है इसी को तो आप लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई। डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। ये आपका 2 ईयर के लिए होता है, ये आपका 3 ईयर के लिए होता है और ये आपका 4 ईयर के लिए होता है। अगर इसके पीछे मैं 1 लगा दूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पूरा होता है ना ये अमाउंट होता है। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है? ये 2 साल का है तो अगर 1 साल पे जाऊं तो क्या होगा? 1 और 1, मतलब 1 साल में 11, 2 साल में 11 का स्क्वायर 121, 3 साल में 11 का क्यूब 1331, 4 साल में 11⁴। ये आपका इस तरीका से याद रखना है, जिसमें ये एक अलग से कोई पूछे क्या है तो ये प्रिंसिपल होता है। बात को समझ गए? अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा एक सीआई का 8 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको एक बार जाके देख लेना। मेंस का पेड क्लास था जिसमें मैं सिर्फ वही बातें बताया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको 3 साल का डिफरेंस पूछा है, मतलब ये 3:1 निकाल लो। आपको बोला गया 6500 का 7% क्या होगा? तो निकाला इसका 7×5 = 35, 7×6 = 42, 3 × 45, 455। अब इसका 7% निकालो। 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 = 38 और 7×4 = 28 और 3 = 31, 31.85। अब मैं बोला इसका 7% निकालो तो 7×5 = 35, 7×8 = 56 और 3 = 59, 7 × 7 और 5 = 12, 7 × 21 और 1 = 22। सब कुछ किया हूँ सही ना? 7×5 = 35 की 5, 3 बचा, 7×8 = 56, 3 = 59, 5 बचा, 7 × 7 = 5 = 12, 7 × 21 = 1 = 22। अब रेशियो क्या था? 3:3:1। तो मेरे को अगर पूरा सीआई निकालना होता तो मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करता, लेकिन मेरे को सिर्फ डिफरेंस निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई किया 3×5 = 15, 3×8 = 24, 1 = 25 और 31 × 93 और 2 = 95 प्लस 2.22। ऐड किया तो 5 2 7 5 2 7, अप्रोक्सीमेटली 7 7 इधर हो गया और 95 2 97, 97.77 जो आएगा ना करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन 2 97.77 जो आएगा ना करेक्ट उत्तर आएगा इस सवाल का। बात को समझे कि नहीं समझे? बात को समझे या नहीं समझे? आ जाओ अगले सवाल को देखो।
अगला सवाल आपका रेस का है और ये सवाल आखिरी सवाल होगा आज के सेशन का। क्या है देखो, इन 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बाइक बी बाई 100 मीटर, बाइक बी बीट्स बाइक सी बाई 100 मीटर इन 600 मीटर रेस। इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। आपसे बाइक सी का स्पीड पूछा गया है। कब? जब बोला गया है कि ए और बी में 1200 मीटर का रेस होता है तो बी को 100 मीटर से हराया जाता है। मतलब ए 1200 जाता है और बी 1100 जाता है। अगला लाइन है कि सी 600 मीटर के रेस में 100 मीटर से हार जाता है बी से। इट मीन्स कि बी 600 जाता है और सी 500 जाता है। आपको पता है कि जब ए 1200 जा रहा होगा उसी सर्टेन टाइम में बी 1100 जा रहा होगा। जब बी 600 जा रहा होगा उसी सर्टेन टाइम में सी 500 जा रहा होगा। तो एक चीज आपको समझना है कि जब टाइम आपका सेम होता है या फिर टाइम कांस्टेंट होता है तब जो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, या फिर जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। मैं क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया। 6 गुणा 12 72, 6 गुणा 11 66 और 11 गुणा 5 55। ये इनके डिस्टेंस का भी रेशियो है और यही इनके स्पीड का भी रेशियो है। बात को समझे या नहीं समझे? समझे ना। अब बोला गया है आगे देखो, अगर ए 720 मीटर के रेस में सी को 30 सेकंड से हरा दे रहा है, ये इनके स्पीड का भी रेशियो है, डिस्टेंस का भी रेशियो। मैं ए और सी का लिखा तो 72 रेशियो 55 इनके स्पीड का भी है और डिस्टेंस का भी है। तो बोला जब ए 720 मीटर के रेस में सी को 30 सेकंड से हरा देता है, मतलब ए 720 जाता होगा तो सी कितना जाता होगा 550। सी कितना कम जा रहा है भाई 17, 170 मीटर। ये 170 मीटर कम कितना देर में ट्रेवल कर रहा होगा 30 सेकेंड में। अगर मेरे से पूछा गया सी का स्पीड बताओ तो सी का स्पीड क्या हुआ, सी 170 मीटर डिस्टेंस को 30 सेकेंड में ट्रेवल करता है। इट मीन्स 17/3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं। आखिरी सवाल आपका होमवर्क दे देता हूं और सेशन को एंड करता हूं। अच्छा सवाल है, खुद से करना, नहीं तो मैं कल के क्लास में करा दूंगा। ये सवाल आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आंसर आपको कमेंट करना है और अपना रिव्यू देना है क्लास के बारे में। आपको कोई सजेशन है तो दे सकते हो और आप लोग क्या करना है, कमेंट में पी कमेंट करना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, मेंस अच्छा करोगे, अच्छा पोस्ट मिलेगा, लाइफ आगे खुश रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय।